के अंबरनाथ का मजदूर साथियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको लाल सलाम। परिस्थिति के बारे में आप सबको मालूम है, क्या परिस्थिति में हम लोग गुजर रहा है आप सबको मालूम है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कारपोरेटाइज करके अभी 2 साल 4 महीने हो चुका है। इस 2 साल 4 महीने में कितना प्रॉब्लम्स, कितना तकलीफ, कितना दर्द हम लोग फेस कर रहा है वो भी आपको मालूम है। ये सब हम लोग को भी मालूम है, फेडरेशन लीडरशिप को मालूम है। इसलिए फेडरेशन ने पिछले 20 साल कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ में लड़ाई में है, संघर्ष में था। उस समय का सरकार अलग था, आपको सुनता था, आपसे बातचीत करता था, आपका विचार को कुछ इंपॉर्टेंस देता था। इसलिए 5 मिनिस्टर ने मनोहर पर्रिकर तक हम लोग का हाथ में रिटर्न एग्रीमेंट है, रिटर्न एश्योरेंस है। देश के हित के लिए हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, इस सरकार कोविड-19 परिस्थिति को, पूरा देश लॉकडाउन में था, प्रधानमंत्री खुद आके हम लोग को बोला घर छोड़ के बाहर मत जाओ, पैंडेमिक हो गया, वायरस हो गया, घर में ही बैठो। हम लोग सब घर में बैठा था। अचानक निर्मला सीतारामन कोविड-19 पैकेज का नाम पर आके टीवी में अनाउंस कर दिया, सरकार ने निर्णय ले लिया, अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कॉर्पोरेटाइज करेंगे। आप सबको मालूम है परिस्थिति, कोविड-19 का सिचुएशन में क्या आंदोलन कर सकता, क्या डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता, एक चिट्ठी टाइप करने के लिए भी मुश्किल का कारण बाहर नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा परिस्थिति में भी हम लोग ने निर्णय लिया, इस सरकार का नीति का खिलाफ में अनिश्चितकाल हड़ताल में जाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सरकार, उसको पावर है, पार्लियामेंट में उसको मेजॉरिटी है, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया, एसेंशियल डिफेंस सर्विस ऑर्डिनेंस। उसका बाद फिर पार्लियामेंट में भी उस कानून को पास किया। कोई राजनाथ सिंह राज्यसभा में इस बिल को प्रेस कर रहा था। केरला का एक सीपीआई का एमपी है बिनोय विश्वम, और सीपीएम का एक एमपी है इलामरम करीम, और तमिलनाडु का एक डीएमके एमपी है षणमुगम। ये तीनों अल्लाह कर रहा था, ये कैसे ऐसा ये तो जंगली कानून आप पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन पास करेगा। आपको तो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी रहने दो, लेकिन डिस्कशन तो करो। कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, बिल को पास कर दिया। आप हड़ताल करेगा तो 1 साल आपको जेल में जाना पड़ेगा। हड़ताल का फेवर में आपका गेट में श्री कुमार भाषण दिया, तुरंत आकर पुलिस अरेस्ट करके 2 साल जेल में डालता है। आप स्ट्राइक किया तो कोई इंक्वायरी का जरूरत नहीं, चार्जशीट का जरूरत नहीं, सीधा आपको टर्मिनेट करो। मार्केट में कोई दुकानदार आपका स्ट्राइक के लिए 10 रुपया डोनेशन दिया, उसको भी अरेस्ट करके जेल में डालो। ऐसा एक जंगली कानून, काला कानून दुनिया में एक डिक्टेटर कंट्री में भी पास नहीं हुआ। लेकिन इस सरकार ने किया। हम लोग ने आईएनओ को कंप्लेन किया, आईएनओ ने उसका एक्सप्लेनेशन पूछा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सीधा हाईकोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर वकील संजय पारिक को हम लोग ने डिप्लॉय किया, उन्होंने पिटीशन को दाखिल किया। अच्छा पॉइंट्स हम लोग रखा है, बाबा साहेब ने लिखा है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राइट टू प्रोटेस्ट है। आर्टिकल 19 में राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट फॉर यूनियन है, राइट फॉर एसोसिएशन है। प्रोटेस्ट का मतलब क्या? प्रोटेस्ट का अलग अलग टर्म क्या है? अभी हम गेट मीटिंग कर रहे हैं, यह भी एक प्रोटेस्ट है ना, सरकार का अधिकार है। हम एक काला बैज पहनेगा, वो भी प्रोटेस्ट है। हम नाराबाजी करेगा, वो भी प्रोटेस्ट है। अभी हम 4 दिन भूख हड़ताल में बैठा ओल्ड पेंशन के लिए, वो भी प्रोटेस्ट है। हम हड़ताल करेंगे, वो भी प्रोटेस्ट है। ये कैसे बंद करने का सरकार का पावर है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में स्टैट्यूटरी प्रोविजन है स्ट्राइक। हमारा ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन रूल में प्रोविजन है, आप स्ट्राइक करने के लिए ओनली प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड। आपको स्ट्राइक बैलेट लेना है, उसमें 75% लोग पार्टिसिपेट करना है, 2/3 लोग वोट करना है, वो सब है, वो हम फॉलो करता है। ये सब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स कोर्ट में रखने के बाद कामरेड्स,
सरकार का पास कोई ऑप्शन नहीं था। सरकार ने खुद आके हाईकोर्ट में बोला साहब अभी एक्स्ट्रा को हम खत्म कर रहा हूं, हम एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं। आज आपका ऊपर कोई एक्स्ट्रा नहीं कामरेड, वो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का वजह से। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एआईडीएफ ने लड़ाई किया, बाकी कोई फेडरेशन नहीं बोल सकता है हमने फाइट किया सरकार का इस पॉलिसी के खिलाफ में। एआईडीएफ ने फाइट किया, एआईडीएफ ने संघर्ष किया, इसलिए आज आपको स्ट्राइक करने का अधिकार है। कल जेएफआरओपी डिसाइड करेगा, हम एनपीएस खत्म करके ओपीएस को लेकर आने के लिए हड़ताल में जाएंगे, कोई कानून आपको रुक नहीं सकता। वो एआईडीएफ ने वो अधिकार आपको वापस लिया। सेशन में मद्रास हाईकोर्ट में हमने केस फाइल किया। मालूम है सरकार क्या बोलेगा, सरकार तो ऐसा ही बोला। उसका सीनियर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लेके आया मद्रास हाईकोर्ट में, उन्होंने आके बोला जज को साहब इस पिटीशन को एडमिट मत करो, ये सरकार का पॉलिसी है। दिस इज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट हैज गॉट अ मैंडेट इन द पार्लियामेंट, पीपल हैव गिवन द पावर टू डिसाइड पॉलिसी। वकील का आर्ग्यूमेंट है सरकार का, सरकार को पूरा पावर है, सरकार को पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, सरकार को डिसीजन लेने का अधिकार है। उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट को भी अधिकार नहीं है, इस एआईडीएफ को भी अधिकार नहीं है। इसलिए इस पिटीशन को डिसमिस करना है, इसको एडमिशन ही नहीं देना है। वही सरकार वकील मालूम है ये सब आर्ग्यू करेगा करके। हमारा वकील भी बहुत सीनियर वकील है, तो हम लोग ने एक स्ट्रैटेजी बना के रखा था। हमने ओसीएफ, एचवीएफ, इंजन फैक्ट्री, तीनों फैक्ट्री का 10-15 वर्कर का अपॉइंटमेंट ऑर्डर का कॉपी निकाल के हमारा वकील साहब को दिया। वकील साहब ने उठ के जज को बोला साहब ये बोल रहा है सरकार का वकील, उनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, उनको पावर है, जनता ने उनको मैंडेट दिया, इसलिए वो कोई भी फैक्ट्री को प्राइवेटाइज भी कर सकता, अंबानी को भी दे सकता, अदानी को भी दे सकता, वो उसका पावर है, वो करके वो बोल रहा है, वो उनको वो पावर है। 5 मिनिस्टर ने फेडरेशन का साथ अग्रीमेंट किया, वो अग्रीमेंट को तोड़ के बनाने का इनका पावर है, वो सब बात में। लेकिन हमारा तो 70,000 कर्मचारी है, उनका भविष्य क्या है? ये उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, पूरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिखाया, यह अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर का मतलब क्या? व्हाट इज एन अपॉइंटमेंट ऑर्डर? अपॉइंटमेंट ऑर्डर इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आई एज एन एम्प्लॉई। प्रेसिडेंट हमको ऑफर कर रहा है, हम आपको एज ए सेमी स्किल्ड वर्कर नौकरी दे रहा है, दिस इज योर पे स्केल, ये आपका पे स्केल है, ये आपका अलावेंस है, आपको मंजूर है तो आप नौकरी में आओ। वही तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तरफ से जनरल मैनेजर ने दस्तखत करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया। उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में 1000 कंडीशन है। आप घर जाने के बाद निकाल के देखिए, उसमें लिखा है आप 2 शादी नहीं करना, यू शुड नॉट मोर देन वन स्पाउस लिविंग एट ए टाइम, है ना। अब 2 शादी करेगा तो नौकरी चले जाएगा, कंडीशन है ना, दैट इज वन ऑफ द कंडीशन। एक 2004 का बाद हमारा नया साथी आया, उनका भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर में तुम लिखा है ना, यू आर गवर्नड अंडर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, लिखा है ना अपॉइंटमेंट ऑर्डर में, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में इधर भी कंडीशन है, हम 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको कॉर्पोरेशन का कर्मचारी बनेगा, इधर भी लिखा है। हम तो, हमारा वकील ने बोला हमारा मैक्सिमम कर्मचारी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था, ओएनजीसी में काम कर रहा था, बीएचईएल में काम कर रहा था, बीईएमएल में काम कर रहा था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में काम कर रहा था, अच्छा कंपनी में विदेश में काम कर रहा था। उस समय मालूम होता था हमको कभी भी सरकार उठा के कंपनी का कर्मचारी बनेगा, आई मस्ट नॉट हैव जॉइन। हम क्यों ओएनजीसी का नौकरी छोड़ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आएंगे? हम इसलिए आया देश का सेवा करने के लिए, एक डिफेंस में काम करने के लिए। तो हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी है, वन फाइन मॉर्निंग आई विल कन्वर्ट यू इनटू ए कंपनी एम्प्लॉय, ये किधर भी है। तो जज को समझ में आया, उन्होंने सरकार का सॉलिसिटर जनरल को सवाल पूछा,
बाबा कारपोरेशन सरकार को अधिकार है अधिकार नहीं है वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन हम 70,000 एम्प्लॉय का भविष्य के बारे में कंसर्न है। उनका अपॉइंटमेंट आर्डर में इस कंडीशन नहीं बनेगा तो इसका आपका जवाब क्या है? तो उसका पास कोई जवाब नहीं है। वो बोला साहब हमको वापस सरकार से पूछना पड़ेगा, तो हमको समय चाहिए। तो जज ने बोला समय चाहिए तो 2 महीने का समय दे रहा हूं, लेकिन हम पिटीशन को एडमिट कर रहा हूं, सरकार को नोटिस इश्यू कर रहा हूं, आपको नोटिस आएगा, 2 महीने का अंदर जवाब दे दो। उन्होंने जवाब दिया। हमारा आर्ग्यूमेंट था उनका पास कोई जवाब ही नहीं है। अल्टीमेटली साथियों, अल्टीमेटली कल भी हमने सर्कुलेट किया, फेडरेशन का तरफ से सरकार ने तो वकालत दाखिल किया, काउंटर एफिडेविट दाखिल किया, उसका कॉपी कल फेडरेशन ने सभी को सर्कुलेट किया। सरकार को बोलना पड़ेगा। सरकार ने बोल दिया हम एक भी कर्मचारी को जबरदस्ती कंपनी में नहीं डालेंगे, उनका इच्छा है तो कंपनी में जा सकता है, उनका इच्छा नहीं तो वो सरकार में रह सकता है। ये केवल एआईडीएफ का अचीवमेंट है कॉमरेड, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का अचीवमेंट है। आपने कोर्ट में गया, आपने अच्छा पॉइंट्स कोर्ट में रखा, उसका वजह से आज सरकार को बोलना पड़ेगा कोर्ट में हम किसी को जबरदस्ती कंपनी में नहीं डालेंगे। हम क्यों कंपनी में जाएंगे बाबा? व्हाई शुड आई गो टू द कंपनी? आप हमसे पूछ के हमको डेपुटेशन में भेजा। आपने एक ऑर्डर इश्यू कर दिया, 70,000 एम्प्लॉइज of ordnance factory as on 1st October 2021 will be on deemed deputation. ये सीएमडी लोग भी डीम्ड डेपुटेशन में है। इन लोग क्या कंपनी का कर्मचारी है, लेकिन इन लोग का दिमाग में है, इन लोग का दिमाग में है वो सब सरकार है, हम उनका नौकर है, उनका नौकर है। अभी कुछ सीएमडी का वैकेंसी आया, ने अप्लाई किया, नाम नहीं बोल रहा हूं, अप्लाई किया, कंडीशन सरकार ने रखा है अभी नया सीएमडी कोई भी बनेगा वो सरकार कर्मचारी नहीं रहेगा, आपको कंपनी का कर्मचारी पहले बनाना पड़ेगा। आप कंपनी कर्मचारी नहीं बनेगा, अब बाकी वर्कर को कैसे पूछेगा बाबा तुम कंपनी में आओ? तो सबसे पहले आपको कंपनी में ऑब्जर्व होना पड़ेगा। सरकार नौकरी छोड़ के सीएमडी इस कंपनी का कर्मचारी में तुमको आना पड़ेगा। यही एडवर्टाइजमेंट ने गवर्नमेंट ने दिया। अब कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा है। हमारा जानकारी है एक सीएमडी अप्लाई किया, उसका ऊपर एक कवरिंग लेटर रखा, हम सरकार में रहेगा तो हमारा एप्लीकेशन कंसीडर करो। तो आपको सरकार में रहना है, आपको सरकार में रहना है, लेकिन हमको नहीं रहना है। ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? इन्होंने वर्किंग आवर को 48 कर दिया। आपको मालूम है YAL और TCL, हमारा वर्किंग आवर 44-34 है। शनिवार का दिन हमको हाफ डे है, हम 8 घंटा काम करेगा तो हमको OT देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ये दोनों कंपनी का सीएमडी ने ऑर्डर इश्यू कर दिया, TCL और YAL, आपका फैक्ट्री अभी 48 आवर्स है। हमने प्रोटेस्ट किया, AIDF हमको क्या जवाब दिया? अभी आप सरकार नहीं है, अभी आप कंपनी है। फैक्ट्री एक्ट का अनुसार डेली 8 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सैटरडे। 48 आवर्स का बाद आप काम करेगा तो आपको फैक्ट्री एक्ट का अनुसार OT मिलेगा। सो यूर वर्किंग आवर विल बी 48 आवर्स। हमको जवाब दे दिया। फिर हमने और एक हमारा वकील ने पूछा जज को, साहब ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के खिलाफ में एक केस पेंडिंग है, उसमें सरकार ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? जब तक इन लोग सरकार कर्मचारी है इनका सर्विस कंडीशन हम चेंज नहीं करेंगे। उनका इच्छा है तो वो कंपनी में जा सकता है, नहीं तो सरकार में रह सकता है। ये खुद उन्होंने लिख के दिया। फिर वर्किंग आवर कैसे 48 करेगा? What authority they have got to change my working hours from 44-34 to 48? It is a contempt of court. तो जज का पास कुछ नहीं, जज सीधा सॉलिसिटर जनरल को पूछा, बाबा तुम वही सेम सॉलिसिटर जनरल, दूसरा कोई नहीं आया,
आपने उस केस में एआईडीएफ का कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ का केस में आपने आश्वासन दिया उनका सर्विस कंडीशन में हम कोई बदल नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन अभी कैसे तुम 48 आवर्स किया? इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम एक हफ्ता आपको समय दे रहा हूं, आपका सीएमडी को बोलो इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, विड्रॉ नहीं करेगा फिर कोर्ट विल गिव द डायरेक्शन विद कंटेम्प्ट। तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला साहब हमको भी मालूम नहीं इन लोग कैसे 48 किया, हमसे भी कंसल्ट नहीं किया, हम उनको एडवाइस करेंगे वो ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए। एक हफ्ते का अंदर वो ऑर्डर विड्रॉ हो गया। आज भी आप 4434 कर रहा है कांग्रेस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। एआईडीएफ का वजह से एआईडीएफ ने फाइट किया, इसलिए आज वर्किंग आवर 44 है। मान लिए ये दोनों कंपनी 48 इंप्लीमेंट किया, क्या एमआईएल नहीं करेगा, एवीएनएल नहीं करेगा, उन लोग भी करेगा। हमारा वकील ने पूछा जज को साहब ऑलरेडी कॉर्पोरेशन के खिलाफ में एक केस पेंडिंग है, उसमें सरकार ने आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया? जब तक इन लोग सरकार कर्मचारी है इनका सर्विस कंडीशन हम चेंज नहीं करेंगे। उनका इच्छा है तो वो कंपनी में जा सकता है, नहीं तो सरकार में रह सकता है, ये खुद उन्होंने लिख के दिया। फिर वर्किंग आवर कैसे 48 करेगा? What authority they have got to change my working hours from 4434 to 48? It is a contempt of court. तो जज का पास कुछ नहीं, जज सीधा सॉलिसिटर जनरल को पूछा बाबा तुम वही सेम सॉलिसिटर जनरल, दूसरा कोई नहीं आया। आपने उस केस में एआईडीएफ का कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ का केस में आपने आश्वासन दिया उनका सर्विस कंडीशन में हम कोई बदल नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन अभी कैसे तुम 48 आवर्स किया? इट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हम एक हफ्ता आपको समय दे रहा हूं, आपका सीएमडी को बोलो इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, विड्रॉ नहीं करेगा फिर कोर्ट विल गिव द डायरेक्शन विद कंटेम्प्ट। तो सॉलिसिटर जनरल ने बोला साहब हमको भी मालूम नहीं इन लोग कैसे 48 किया, हमसे भी कंसल्ट नहीं किया, हम उनको एडवाइस करेंगे वो ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए। एक हफ्ते का अंदर वो ऑर्डर विड्रॉ हो गया। आज भी आप 4434 कर रहा है कांग्रेस, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन। एआईडीएफ का वजह से एआईडीएफ ने फाइट किया, इसलिए आज वर्किंग आवर 44 है। मान लिए ये दोनों कंपनी 48 इंप्लीमेंट किया, क्या एमआईएल नहीं करेगा, एवीएनएल नहीं करेगा, उन लोग भी करेगा, फाइट करना पड़ेगा। अभी इन्होंने क्या किया? अभी प्रसाद ने हमको गाड़ी में बोला कल मीटिंग है, वाईएएल एमआईएल मर्ज करने का मीटिंग है। क्यों मर्ज कर रहा है? तुमने 6 करोड़ रुपया दिया केपीएमजी कंसल्टेंट्स को, केपीएम कंसल्टेंट को 6 करोड़ रुपया, किस लिए? 7 कंपनी बनाने का। वो तो कोई दुकान वाला को बोलेगा तो भी वो भी लिख के देगा 7 कंपनी बनाओ, उसके लिए 6 करोड़ रुपया क्यों खर्चा किया? उसको दिया, उन्होंने 7 कंपनी बनाया। एक ही फैक्ट्री एक कॉर्पोरेशन है जीआईएल, ओनली 1 फैक्ट्री, सीएमडी भी है, डायरेक्टर्स भी है, एक जनरल मैनेजर भी है, लेकिन फैक्ट्री एक ही है। ऐसा कंपनी बनाने का क्या जरूरत है? अभी तुमने 2 साल का अंदर ही और फिर एक कंसल्टेंट को, मैं उसको 3 करोड़ 4 करोड़ कितना देगा पता नहीं, एसबीआई कैप दूसरा कंसल्टेंट, इसलिए 7 को 4 करोड़। अब 7 क्यों किया? उसका मतलब तुम्हारा कॉर्पोरेटाइजेशन तो फेलियर है, अटर फेलियर, इट इज अ टोटल फ्लॉप, इसलिए तुम 6 को 4 कर रहा है। हमने सरकार को, राजनाथ सिंह जी को लिखा एमआईएल से मर्ज करो, हमको विरोध नहीं है, अब पूरा मर्ज करो, विरोध नहीं है, अब जीआईएल टीसीएल में मर्ज करो, विरोध नहीं है, लेकिन आईओएल कैसे बाबा बीईएल में मर्ज करेगा? आपका पिटीशन में क्या राइटिंग में दिया? हाईकोर्ट में 1000 दिया ना तुमने, उसमें ये भी बोला, कारण हमारा एक आरोपण था, हमको काउंटर किया। हमारा आरोपण क्या था एआईडीएफ का? द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेटाइज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इज टू प्राइवेटाइज, वो हम लिखा है। सरकार का उद्देश्य है पहले इसको कॉर्पोरेटाइज करो फिर प्राइवेटाइज करो, वो हमारा आरोपण था, हाईकोर्ट में हमने रखा है। उसको काउंटर, ये एआईडीएफ ने गलत बोल रहा है, सरकार का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। ऑल दीज 41 फैक्ट्रीज, ऑल द 7 कंपनीज विल बी
100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, उनका वकालत में है। हमने राजनाथ सिंह जी को यही पूछा, ये तो आपने राइटिंग में दिया बाबा, लेकिन अभी आईओएल को आप बीईएल से मर्ज कर रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, ओएलएफ देहरादून, चंडीगढ़ फैक्ट्री देहरादून, चंडीगढ़ फैक्ट्री, ये तीनों फैक्ट्री आप आईओएल ग्रुप में है, वो आईओएल कंपनी है, उसको आपने बीईएल से मर्ज कर रहा है। बीईएल का शेयर कितना है सरकार का? इट इज ओनली 51%। एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी आईओएल, उसको आप 51% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में कैसे मर्ज करेगा? इज इट नॉट अ वायलेशन ऑफ द कमिटमेंट गिवन बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट? अरे चुप, कोई कंसिस्टेंसी नहीं कॉमरेड्स। ये सरकार क्या करता है, 25 फैक्ट्री में अभी लोड नहीं है, टीसीएल में जीरो, टीसीएल में जीरो। राजनाथ सिंह जी का पास इतना लड़ाई किया, उन्होंने खुद आर्डर इश्यू किया आर्मी को, उनको 5 साल का वर्कलोड दे दो, उसके बाद भी आर्मी नेवी एयरफोर्स देने का तैयार नहीं है। फाइट कर रहा है हम लोग, एआईडीएफ ने फाइट कर रहा है। इसको दर्द है, एम्प्लॉइज को दर्द है, उनका ओटी बंद, उनका फीस वर्क बंद, उनका फीस वर्क में कलम भुसावल बारंगांव में था 20% कम, 25% कम। क्या बोलता है, हमको प्राइवेट में कॉम्पीट करना पड़ेगा, हमको टेंडर में काम मिलना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्ट रिड्यूस करना। कॉस्ट किसका रिड्यूस करेगा? सीएमडी का तनख्वाह में 10% कम होता है? नहीं होता है ना। ऑफिसर्स का तनख्वाह में कम होता है? नहीं होता। आप इंडस्ट्रियल वर्कर कौन पीस वर्क में काम करता है, उसको पेट में लाठी मारता है, उसको बोलता है तुम 10% कम करो, 25% कम करो। एम्प्लॉइज डिप्रेशन में है, इनको क्या मालूम है? इन लोग सब खुश है। एचबीए फैक्ट्री में कॉमरेड्स पिछले 2 साल का अंदर कम से कम 10 नौजवान साथी, 40, 45, 35 उम्र का हार्ट अटैक में डेथ हो गया। कौन जिम्मेदारी है? उसको कोई बीमारी नहीं है, देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ एनी डिसीज फॉर देम। अचानक हार्ट अटैक, वाई? डिप्रेशन। 20,000 रुपीज, 35,000 रुपीज उसको ईएमआई पेमेंट करना पड़ेगा। प्लाट के लिए लोन लिया, फ्लैट के लिए लोन लिया, या 4 व्हीलर के लिए लोन लिया, अचानक तुमने ओटी बंद कर दिया। वर्कर का सफरिंग के बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा ना। इसलिए साथियों, इसका खिलाफ का यह संघर्ष है ना, यह लड़ाई है ना, ठीक है। हम लोग हाईकोर्ट में गया, हमारा सर्विस कंडीशन प्रोटेक्टेड है, जब तक तो ठीक है, लेकिन हमारा काम, हमारा अर्निंग्स, हमारा वेजेस, उसका क्या गारंटी है? तो यह लड़ाई को कंटिन्यू करना कॉमरेड्स। हम आपको अपील करने के लिए आया, इश्यूज तो बहुत है। आपका इंटरग्रेड रेशियो में परिवर्तन नहीं कर रहा है, कंपनी हो गया, सेटलमेंट हो गया अग्रीमेंट गवर्नमेंट का साथ, एमसीएम 20%, HS1 25%, HS2 25%, ये सब सेटलमेंट हो गया, कंपनी हो गया करके उठा के बेच दिया। कोई नहीं इसका कैडर रिव्यू नहीं कर रहा, क्लरिकल का, स्टोर कीपर का, दरवान का, फायरमैन का, किसी का कैडर रिव्यू नहीं करेगा। 8 साल हो गया, हमारा रेट अभी भी 7,100 6 पे कमीशन में है। 19,900 में करने के लिए तब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का एग्रीमेंट है, नहीं कर रहा है ना कंपनी का। अनुकंपा नुक्ति, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, 3 साल हो गया, एक फैमिली को भी नौकरी नहीं मिला। कारण क्या है? कंपनी ने एचआर पॉलिसी फ्रेम नहीं किया। नटराजन साहब एडिशनल सेक्रेटरी डीपी का साथ अभी एआईडीएफ का मीटिंग हुआ, हम पाठक साहब सब लोग था उस मीटिंग में। हम लोग ने पूछा क्यों नहीं होगा बाबा कि कंपनी एचआर पॉलिसी फ्रेम नहीं किया। हम लोग ने पूछा कंपनी को उनको क्या लेना देना? द मैन हु डाइड इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई बाबा, he was not, he died as a government employee। गवर्नमेंट एम्प्लॉई का कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उनका डेथ का बाद कंपनी में जाने के लिए कोई रूल नहीं है आज भी देश में। हाँ, आपका सरकार को पावर है, आप अमेंड कर सकता है, लेकिन आज एक सरकार कर्मचारी का डेथ हो गया, उसका कंपैशनेट अपॉइंटमेंट सरकार में ही देना है, दूसरा कोई कानून हमारा देश में नहीं है। तो उन्होंने पूछा कैसे करेगा? क्या कैसे करेगा? आप लोग इसको, आर यू सेंसिटिव? कमारिया फैक्ट्री में एक 45 उम्र का लड़का, when he was dealing with the ammunition, एक्सप्लोजन हो गया, उसका डेथ हो गया। एक एंटनी का समय हम लोग ने फाइट करके एक ऑर्डर दिलाया,
If any worker die while performing his duty in accident, immediately उसका फैमिली को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. अभी 3 साल हो गया तुमने नहीं दिया. देखो रोड में एक वर्कर मीना करके 32 years एमिनिशन डिस्पोज कर रहा था, एक्सप्लोजन हो गया, डेथ हो गया. उस लड़का था, उसका वाइफ कितना उम्र का लड़की है, उस समय उसका हाथ में 2 साल का बच्चा, उसका वूम में 8 महीने का बच्चा. तुम लोग सेंसिटिव है. और ये थोड़ा रीजनेबल दिख रहा था मिस्टर नटराजन. उन्होंने पूछा ठीक है इसको कैसे करेगा, कुछ सजेशन दे दो. मैंने हम लोग सजेशन ऑलरेडी दिया बाबा. काम बहुत सिंपल है. जनरल मैनेजर के पास पूरा डिटेल है. अभी 3 साल में कोई काम नहीं दिया. 3 साल का वैकेंसी वर्कआउट करो. मान लिया अमरनाथ फैक्ट्री में 50 एप्लीकेशन पेंडिंग है, 20. इस 50 में 20 का सीनियरिटी लिस्ट तो बनाओ. उसके लिए एमओडी का गाइडलाइन है, किसको कितना मार्क देना है, सब लिखो ना. लिख के उसको दे दो. ठीक है, जनरल मैनेजर को आज पावर नहीं है, कारण वो भी डीम्ड डेपुटेशन में है. और ही इज नो मोर अपॉइंटिंग अथॉरिटी. फील्ड यूनिट है ना, फील्ड यूनिट का डीडीजी को, जीएम को बोलो तुम्हारा 20 वैकेंसी है तो उस 20 वैकेंसी में किसको क्वालिफिकेशन का अनुसार एलडीसी बनाओ, स्टोर कीपर, दरबान, फायरमैन, कुछ भी बना के दे दो. फील्ड यूनिट डीडीजी दस्तखत करके अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यू करेगा. दैट बॉय विल और दैट विडो विल कम एंड ज्वाइन. एक दिन के लिए फील्ड ऑफिस में ज्वाइन करो, उसी दिन शाम को उसका हाथ में एक ऑर्डर दे दो. यू आर ऑल्सो सेंट ऑन डीम्ड डेपुटेशन टू ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ. कंस्ट्रक्टिव सजेशन देता है, फिर भी आप लोग सुनता नहीं. हाँ, नटराजन साहब बोला ये अच्छा है, हम इमीडिएटली रक्षा मंत्री का अप्रूवल के लिए पुटअप करेगा. 2 महीने हो गए अभी तो कोई ऑर्डर नहीं दिया. ये सरकार ऐसा ही. एक विषय आपको भी जानकारी में नहीं है, फेस्टिवल एडवांस कितना फाइट किया. फेस्टिवल एडवांस बंद करने का इनका क्या अधिकार है, वो एक फ्री अमाउंट है, वो भी अभी चल रहा है. उन्होंने एग्री किया हम सबको 20,000 रुपया फेस्टिवल एडवांस देंगे, उसका भी ऑर्डर नहीं हुआ. नाइट ड्यूटी अलाउंस सीलिंग रखने के लिए इनको क्या अधिकार है. हमारा केस में राजस्थान एआईडीएफ का केस में एमईएस यूनियन का सुप्रीम कोर्ट ने बोला इफ यू डिप्लॉय समबडी इन नाइट शिफ्ट उसका कोई बेसिक पे का सीलिंग नहीं होना चाहिए. वो फाइट चल रहा है. रिस्क अलाउंस कितना देता, 200, 300. उसी फैक्ट्री में हमारा फायरमैन स्टाफ को 2,700 रुपया रिस्क अलाउंस. उनका रिस्क कब आग आएगा, कुछ इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, उसका काम उस समय है. लेकिन तो कंटिन्यूअस रिस्क में वर्कर काम करता है, 24 आवर्स जो रिस्क में इन्वॉल्व है, उसको 300 रुपया. उसी को लेकर अभी सरकार से फाइट की. हम कोई इश्यू छोड़ता नहीं. तो हमरे एनपीएस कर्मचारी को बारे में बोलना चाह रहा हूं. ऑप्शन आपसे पूछेगा, ऑप्शन आपसे पूछेगा, पार्लियामेंट इलेक्शन का बात पूछेगा करके अभी बोल रहा है. पार्लियामेंट इलेक्शन तक नहीं है, उसका बात पूछे, कभी भी पूछ ले तो हमको क्या है. हम हमारा नया साथी 40,000 वर्कर है अभी एनपीएस कर्मचारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 39,800 ऐसा कुछ है. उनको अपील कर रहा हूं, जब तक आप सरकार कर्मचारी है ओल्ड पेंशन स्कीम डिमांड करने का आपको अधिकार है. पुराना पेंशन वर्कर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. रूल 37A में वो प्रोटेक्टेड है. उनको कितना साल सरकार में सर्विस किया, वो रिजाइन करेगा तो उतना पीरियड का पेंशन सरकार का जिम्मेदारी है. उसका बाद वो 5 साल 6 साल कंपनी में काम करेगा, जाएगा, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. एटलीस्ट उसका पेंशन इज प्रोटेक्टेड. बट व्हाट अबाउट अवर एनपीएस कॉमरेड्स. एनपीएस का साथी किधर जाएगा. इन्होंने लालच देगा, आपको 4 इंक्रीमेंट देगा, 5 इंक्रीमेंट देगा, आपको 1 लाख रुपया बोनस देगा, आपको 4 प्रमोशन मिलेगा, ये सब लालच देगा. कंपनी में मत जाओ. हम बीएसएनएल का भी डील कर रहा हूं, मुझे मालूम है. 2000 में 1,000 रुपया दिया. उस जमाने का 1,000 आज का 10,000 रुपया है. सब लोग ऑप्शन लेके कंपनी में ज्वाइन कर दिया. ठीक है, उनको ये प्रोटेक्शन था, कारण उस समय एनपीएस नहीं था. 2000 में तब बीएसएनएल बनाया, सभी पुराना पेंशन में था, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट में लिख दिया कंपनी होने के बाद भी वो पुराना पेंशन में
कंटिन्यू होगा, लेकिन आपको पुराना पेंशन नहीं ना। आप तो 2003-4 का बाद आ गया, तो आप क्यों कंपनी में जाएंगे? आज आपको एक अधिकार है, आपने फाइट किया, आपने संघर्ष किया। एनपीएस में ग्रेच्युटी नहीं था, आज आपको ग्रेच्युटी मिल रहा है। एनपीएस कर्मचारी वाइल इन सर्विस डेथ हो गया, अभी 2 एक्सीडेंट का डेथ हमने बोला, मिनिमम उसको फैमिली पेंशन मिल रहा है। वो दोनों लड़का एनपीएस का था, लेकिन उसका वाइफ को भी फैमिली पेंशन मिल रहा है पुराना पेंशन स्कीम का अनुसार। तो फाइट करने का आपको पावर है, आपको अधिकार है, लेकिन कंपनी में आप ज्वाइन करेगा, हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी में सीसीएस पेंशन रूल का पेंशन नहीं है। दैट पेंशन रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो आपको आपका वो अधिकार भी खत्म हो जाएगा। आप फिर बाद में बोल भी नहीं सकता हमको पुराना पेंशन दे दो, तो हम कंपनी में क्यों जाएंगे? सरकार ने एआईडीएफ के केस में बोल दिया हम जबरदस्ती किसी को भी नहीं करेगा, फिर आपको डरने का क्या है? हम रहेंगे ऐसे, करेंगे कॉर्पोरेशन विड्रॉ करो। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल चेंज हो गया 24 पार्लियामेंट चुनाव में, उस सरकार के पास हम नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे अब बोल रहा है ना, अब पूरा हिंदुस्तान में प्रचार कर रहा है, इनका पूरा गलत नीति को हम अधिकार में आएगा तो विड्रॉ करेगा। विड्रॉ करो ना, एनपीएस भी विड्रॉ करो। एनपीएस का फाइट बहुत सीरियस है कॉमरेड। ये दोनों, 5 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। ये दोनों स्टेट का चुनाव का बात, राजस्थान, हिमाचल, ये छत्तीसगढ़ का, बीजेपी नेता लोग का एटीट्यूड ही बदल हो गया। पेंशन कोई विषय नहीं चुनाव के लिए। गहलोत ने ओल्ड पेंशन दे दिया, उन्होंने हार गया। बाघेल ने छत्तीसगढ़ में पुराना पेंशन दे दिया, वो भी हार गया। और पेंशन क्या विषय है चुनाव के लिए? कुछ पत्रकार हमको पूछा, मैंने आई वाज इन नागपुर, सम प्रेस फेलोज आस्क्ड मी, सब अभी क्या आंदोलन है एनपीएस के खिलाफ में? तो कौन कौन ओल्ड पेंशन दिया, वो सब इलेक्शन में हार गया। हमने बोला आज तो 2 दिन का पहले का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने, आप तो पत्रकार रहे ना। उसी राजस्थान में 1 महीने भी हुआ सरकार आके उधर बीजेपी का, एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव नहीं हुआ, उधर का कांग्रेस कैंडिडेट का डेथ हुआ, चुनाव पोस्टपोन हो गया। अभी चुनाव हुआ 1 हफ्ते का पहले, उन्होंने एक मंत्री बनाया, वो एमएलए नहीं है। ठीक है, संविधान में है एमएलए नहीं तो भी 6 महीने का अंदर एमएलए बनाना पड़ेगा, लेकिन मिनिस्टर में कुर्सी में बैठ सकता है। एक आदमी को मिनिस्टर बनाया, एमएलए नहीं था, उसको बोलो तुम उधर कंटेस्ट करो, उन्होंने कंटेस्ट किया, अरे रिजल्ट आया 1 महीने का अंदर उसी स्टेट में वही बीजेपी का मिनिस्टर 13,500 वोट में हार गया, कांग्रेस उधर जीत गया। वो तो राजनीति किसी को, जनता का पल्स किसको कैसे मालूम? तो इसीलिए हमने बोला सरकार बदल होगा हमको क्या है, सरकार बदल नहीं होगा हमको क्या है। एआईडीएफ का ऐसा कोई राजनीति नहीं है। 1953 से लेके कितना भी प्रधानमंत्री आया, उसका निधि मजदूर का खिलाफ में आई, तो एआईडीएफ रास्ता में आके उनका खिलाफ में आंदोलन किया। आज भी करेगा, कल भी करेगा, परसों भी करेगा, एनपीएस के खिलाफ जाएगा। हम सरकार कर्मचारी है, हमको बोलता है ना तुम 24 आवर्स कर्मचारी है। हम कल भी वारंगांव का गेट में बोला, इधर भी बोल रहा हूं, हमारा आवड़ी में आपको मालूम है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है चेन्नई। अच्छा सीएनसी ऑपरेटर है तो उसको 1 घंटे के लिए 500, 600, 800 रुपया मिलता है। एचवीएफ में कम से कम 600 बहुत बढ़िया सीएनसी ऑपरेटर्स है, वो शाम को जाके काम कर सकता है। तुमने ओटी बंद कर दिया, तुमने फीस रेट बंद कर दिया, वो उधर आके 5 घंटे वो काम करेगा, उसको 2000 रुपया मिलेगा, लेकिन वो कर सकता है। किसी ने तुमको बोल दिया, श्री कुमार ने आके उस कंपनी में पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, हमारा नौकरी चले जाएगा ना, कारण हमारा कंडीशन में है ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रूल्स में है ना। आई कैन नॉट डू एनी अदर जॉब अदर देन गवर्नमेंट जॉब, इसलिए हमको पेंशन है। पेंशन हमको क्यों दे रहा है? बिकॉज आई एम 24 आवर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हम पेंशन के लिए 10% आपको क्यों कंट्रीब्यूट करेगा बाबा? पुराना पेंशन, हम पुराना पेंशन वाला है, अभी 7 साल से हमको पेंशन मिल रहा है, क्या हमने 1 पैसा कंट्रीब्यूट किया? हम 37 ईयर सर्विस किया, हमको 1 पैसा भी हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया है। आपको एनपीएस वालों को पेंशन के लिए आप कितना पैसा 30 साल 35 साल सेव किया, सरकार को देना पड़ेगा 40%, उसके बाद भी 2000 मिलेगा, 3000 मिलेगा। लेकिन हम पुराना पेंशन वाला सरकार से 40% एडवांस ले दिया, हम 15-20 लाख एडवांस लेके चले गया घर,
हमारा पेंशन है, लेकिन आपको 40% उनको देना पड़ेगा। फिर भी 2000 हमको 40% हमने ले लिया 15-20 लाख रुपया, वो हमको 15 साल का बाद वापस भी मिलेगा। भाई द वे हमारा डेथ हो गया बीच में, हमारा वाइफ का पेंशन से एक पैसा भी रिकवरी नहीं करेगा, खत्म। अभी हम फाइट कर रहा है 12 साल से वापस ले करके। 80 उम्र के बाद 20% बढ़ेगा पेंशन। अभी जनवरी में आपको 4% डीए आएगा, HRA आपका अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सब 25% बढ़ेगा, हमको भी 4% मिलेगा। लेकिन एनपीएस पेंशन में डीए का प्रोविजन है नहीं है। अभी 8वां पे कमीशन का डिमांड रखा है सरकार का सामने, पे कमीशन आएगा आज नहीं तो कल, तनख्वाह बदल होगा, हमारा पेंशन भी बदल होगा, एनपीएस का पेंशन बदल होगा। कितना सुविधा है ओल्ड पेंशन में, इनको समझ में आना चाहिए। एम्प्लॉय का डेथ, पेंशनर का डेथ हो गया, उसका मिसेस को फैमिली पेंशन, मिसेस का भी डेथ हो गया, कोई घर में अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवर्स डॉटर, फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इन सभी को फैमिली पेंशन का सुविधा है। एनपीएस में कुछ भी नहीं। ऐसा एनपीएस हमको किस लिए, वाई शुड बी हैव दिस एनपीएस, वाई शुड बी कंट्रीब्यूट। हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन है, वाई आई शुड कंट्रीब्यूट फॉर पेंशन when I am a 24 hours government employee? I cannot become an LIC agent. Can I become an LIC agent? हम LIC का एजेंट नहीं बन सकता, 10 रुपया हम कमा नहीं सकता। आप कितना सैलरी दे रहा है उसी में हमारा जिंदगी चलना है, इसलिए तो पेंशन है ना। वो पेंशन आप बर्बाद कर दिया तो उसका लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है, उसको आगे लेके चलना है। Therefore साथियों, हम आपको अंतिम में 2 विषय बोलना चाहता हूं। कंपनी में मत जाइए, कंपनी रहने दो, हम लोग फाइट करेंगे, उसको वापस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में लेके आने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, छोड़ेगा नहीं। लेकिन आपका सर्विस सुरक्षित के लिए, आपका पेंशन का अधिकार को फाइट करने के लिए यू गिव ऑप्शन। आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। दिस इज माई फर्स्ट अपील। दूसरा अपील कॉमरेड्स, क्यों अचानक वेरिफिकेशन ऑर्डर किया? हम लोग को भी इनडायरेक्टली बोलता था पार्लियामेंट चुनाव के बाद आपका वेरिफिकेशन आएगा। सरकार को परेशान है, उनको आईटीसी से कोई लेना देना नहीं, उन लोग ऑलरेडी सरकार को पूरा सपोर्ट कर दिया। बीपीएमएस तो उनका ही है, ये भी आरएसएस का है, वो भी आरएसएस का है, लेकिन एआईडीएफ ऐसा नहीं है। एआईडीएफ उनको तकलीफ है, उनका कोई भी डिसीजन, उनका कोई भी नीति को एआईडीएफ चैलेंज करता है, एआईडीएफ कंटेस्ट करता है, ट्रेड यूनियन रास्ता में आंदोलन करता है, नहीं तो फिर कोर्ट में जाके चैलेंज करता है। उनको परेशान, सीएमडी लोग परेशान। 48 आवर्स लागू करना है, हम मना कर रहे हैं। इंसेंटिव्स के आर्बिट्रेरली इंप्लीमेंट करना है, हमने वकील नोटिस दिया, तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा करके परेशान है। दे आर वरीड विथ एआईडीएफ, वो सोच रहा है एआईडीएफ हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल है, वो हमारा कुछ भी काम करने के लिए हमको अलाउ नहीं कर रहा है। हम भी देखेंगे इसका पीछे कितना वर्कर है, इसलिए वेरिफिकेशन है। केवल जेसीएम सीट बंटवारा करने के लिए नहीं है। द गवर्नमेंट वांटेड टू नो, द गवर्नमेंट वांटेड टू नो, इतना हमको परेशान कर रहा है इस फेडरेशन का पीछे कितना कर्मचारी है, इनको कितना सपोर्ट है, हम देखेंगे। हम लोग भी बोला देखो बाबा, अल्टीमेटली फेडरेशन किसका, वर्कर का है। वर्कर को चाहिए तो वो फेडरेशन को स्ट्रेंथन करेगा, फेडरेशन को सपोर्ट करेगा, फेडरेशन को ताकत है तो फेडरेशन नहीं देगा। करो अब वेरिफिकेशन, तो अभी वेरिफिकेशन होने वाला है, बहुत जगह में अभी वेरिफिकेशन हो चुका है। इस सब जगह में एआईडीएफ नंबर 1 में है, एआईडीएफ नंबर 1 में है। मुझे विश्वास है अमरनाथ में भी, पूरा हमारा 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी एक फेडरेशन तो आपके लिए फाइट कर रहा है। सरकार से हमको कोई लेना देना नहीं, हम सरकार का क्या है, एक तो आपको परचेस करो, आपको कुछ लालच दे दो, कुछ पोस्ट दे दो, वो एआईडीएफ में नहीं चलेगा। एआईडीएफ का लीडरशिप को कोई भी परचेस नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, टीवी भेजो, सीबीआई भेजो, इनकम टैक्स को भेजो, भेज दिया इन लोग। 45 दिन हम लोग दिल्ली में भूख हड़ताल बैठा था, हमारा और पाठक साहब का, दोनों का
पूरा बैंक अकाउंट वेरीफाई किया, प्रॉपर्टी डिटेल्स वेरीफाई किया, इधर भी कुछ मिलेगा तो पकड़ने के लिए, कुछ भी नहीं मिला। तो हमारा क्या डर है? हमारा कोई डर नहीं है, सरकार को यह मालूम है। फिर भी उसको मालूम हो रहा है इनका पीछे कितना लोग है, इनका पीछे कितना वर्कर है। तो आप प्रूफ करिए कॉमरेड, आप एआईडीएफ को ताकत दे दो, हमारा एम्प्लॉइज यूनियन को ताकत दे दो। मोटरसाइकिल के चिन्ह में आपका वोट होना चाहिए कॉमरेड्स। रिजल्ट आने का समय ये दोनों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एमटीपीएफ और ओएफ अंबरनाथ में इधर का कर्मचारी सब लोग, सबको मालूम है एक ही फेडरेशन फाइट कर रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बचाने के लिए, एम्प्लॉइज को बचाने के लिए। हमारा वोट एआईडीएफ को है, हमारा वोट एम्प्लॉइज यूनियन का है। यह संकल्प होना चाहिए साथियों। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है 27 चुनाव का बाद तब रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट एआईडीएफ का फेवर में, एम्प्लॉइज यूनियन का फेवर में। आप सब मिलके एआईडीएफ को ताकत देगा। उस ताकत को लेके इस सरकार का नीति का खिलाफ में हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ाई करेंगे। इतना आश्वासन आपको बोल के आप सबको लाल सलाम, धन्यवाद साहब।